हेलो फ्रेंड्स, एसएस क्लासेस बिलवा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी 10 क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि बोर्ड एग्जाम में अंकभार लेकर आ रहा है 7 नंबर का, जिसमें 2-2 नंबर के 3 प्रश्न और 1 नंबर का प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम व निम्नतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। और न्यूनतम किस में होगा? हीरे में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो मुड़ जाना है वो कहलाता है, क्या कहलाएगा? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन। तो प्रकाश की किरण का मुड़ना जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो कहलाता है अपवर्तन। तो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, या फिर हम लिख सकते हैं मीटर का इनवर्स, इसको भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या की लंबाई होगी। तो फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है? डबल। तो आर बराबर क्या होता है? 2 इंटू एफ। तो एफ का हम डबल कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर का डबल कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? पहला वाला। ठीक है। अगर ये उत्तर लेंस की जगह अवतल लेंस होता तो हम इसकी -30 कर देते फोकल लेंथ। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। अगला प्रश्न है, अभिलंब द्वारा बनाया गया आपतन कोण का मान है। तो अभिलंब क्या होती है? क्या अगर हमारा ये परावर्तक पृष्ठ है तो उसके लंबवत जो प्रकाश किरण आती है उसे हम बोलते हैं अभिलंब किरण। तो अभिलंब जो है वो 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका जो आपतन कोण है तथा परावर्तन कोण दोनों ही कितने होंगे? 0 डिग्री। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? से वाला 0 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा यदि वस्तु व प्रतिबिंब का आकार समान है। तो वस्तु और प्रतिबिंब का अगर आकार समान है तो उसका आवर्धन होगा m बराबर होगा 1। ठीक है। अगला प्रश्न है सातवां, कि पानी भरे हुए ग्लास में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये किसका कारण है? तो ये अपवर्तन का कारण है, क्योंकि जो भी प्रकाश किरण वहाँ से आ रही है वो मुड़कर हमारे पास पहुँच रही है, जिसके कारण हमें वो मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये कौन सा नियम है? अपवर्तन का। ठीक है। अगला प्रश्न है आठवां, उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। हमको कैसा चाहिए? प्रतिबिंब सीधा चाहिए और आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ एक ही बना सकता है, अवतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है। अगला प्रश्न है नौवां, ऐसा दर्पण जो सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऐसा दर्पण कौन सा हो जाएगा इसमें सदैव? तो वो होगा एक तो उत्तल दर्पण, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा समतल दर्पण। मतलब ब और स दोनों, तो मतलब इसमें ऑप्शन हो जाएगा द वाला, दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाहनों के पार्श्व दृश्य के लिए उपयुक्त दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर का उपयोग करते हैं वो किस प्रकार का होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। मतलब उत्तल दर्पण हमारा उपयोग किया जाता है। ठीक है। अति लघुरात्मक प्रश्न है हमारे पास, जिसमें पहला प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या का मान 30 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब आर को अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? फोकस दूरी मिल जाएगी। आर हमको क्या दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? आर की जगह रख देंगे 30 और उसको 2 से भाग लगा देंगे। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर प्लस में आइए, अतः हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का लेंस होगा? ये अवतल लेंस होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है। परावर्तन का प्रथम नियम लिखिए। तो परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? कि अगर हम परावर्तक पृष्ठ बनाए तो उस पर जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो यही परावर्तन का प्रथम नियम है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, अपवर्तन का प्रथम नियम लिखिए। तो अपवर्तन में क्या होगा? जो परावर्तित किरण है उसी जगह क्या आ जाएगी? अपवर्तित किरण आ जाएगी। बाकी सेम ही आंसर होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सिर्फ यहाँ पे अपवर्तित, यहाँ पे क्या है? परावर्तित, इसी में अंतर है। तो इसके अनुसार इनका पहला नियम लगभग एक जैसा है। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, या स्नेल का क्या नियम है? तो स्नेल ने
अपवर्तन के लिए नियम दिया था, उसने कहा था कि किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तित कोण की ज्या आर का अनुपात सदैव कैसा रहेगा, नियत रहेगा। नियत का मतलब होगा स्थिर रह जाएगा। तो साइन आई, तो यहाँ पे जो ज्या का मतलब है वो तो हो गया साइन, और आई मतलब हो गया आपतन कोण। तो आपतन कोण की ज्या का और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा रहता है, नियत रहता है। पर ये किसके लिए होगा, किन्हीं दो माध्यम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण का मुड़ना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। या उस प्रकाश की किरण का मुड़ने की जो घटना है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र व आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ का मतलब तो हो गया फोकस दूरी, वी का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी, यू हो गया वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख रखा है। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश भी लिखते हैं और बिंब की ऊंचाई को हम लिखते हैं एच। ये किसके बराबर होती है, -v/u के। तो v मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u मतलब वस्तु की दूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो लेंस की क्षमता निकालनी है और हमको क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है। तो फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा अगर लेंस की क्षमता निकालनी है तो मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मीटर में। या तो हम इसको पहले मीटर में बदल दें या फिर बाद में हम इसको क्या करेंगे, 100 से ऊपर डिवाइड करके भाग लगा के उसको मीटर में बदल सकते हैं। तो हम जानते हैं लेंस के सूत्र क्या था, P बराबर 1/f। एफ की जगह कितना रखना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर रख दिया हमने यहाँ पे। अब 20 सेंटीमीटर है पर क्योंकि हमने कहा था कि आंसर मीटर में होना चाहिए, तो हमने इसको क्या किया, 100 से भाग लगा दिया। तो ये 100 जो है एक्चुअल में कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये 100 ऊपर आ गया। तो 100 को अगर हम 100 में अगर हम 20 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। और जो हमको पता है लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे 5 इनवर्स मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न है, परावर्तन का दूसरा नियम लिखिए। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा परावर्तक पृष्ठ जानते हैं कि ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पर अगर अभिलंब ऐसे एंगल डालेंगे तो ये वाला जो कोण है आपतन कोण और ये वाला जो कोण है परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होने वाले, हमेशा बराबर होने वाले। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है इसमें कि गोलीय दर्पण से संबंधित निम्न की परिभाषाएं लिखिए। तो पहला है ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है, हम जानते हैं जैसे जो भी हमारा दर्पण है, जैसे ये अवतल दर्पण है, तो इसका जो केंद्र होगा इस दर्पण का, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका ध्रुव बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये हमारा परावर्तक तल है, का मध्य बिंदु, तो इन दोनों के जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु है उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगला है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जैसे मान लें हम ये दर्पण है, ये है हमारे पास ध्रुव और ये है हमारे पास सी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और पी को मिलाने वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी का, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे हम यहाँ पे दर्पण मान लेते हैं, इस पर अगर कोई समांतर किरणें आई और समांतर किरणें आने के बाद जहां पर टकराने के बाद ये एकत्रित हो जाती है या एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो वास्तव में कहाँ मिलती है, अवतल दर्पण में मिलती दिखती है, जबकि आभासी में मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में वहाँ नहीं मिलती है। तो यही हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। फिर है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होगी, कोई दर्पण है, दर्पण के फोकस बिंदु और उसके ध्रुव के मध्य की जो दूरी है, लंबाई है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाहनों के पार्श्व दर्पण में किस प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं तथा इसके मुख्य 3 कारण लिखिए। ठीक है, तो वाहनों के पास दर्पण में हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा उपयोग करते हैं,
उत्तल दर्पण। इसका कारण क्या है? देखिए, उत्तल दर्पण का जो कर्वेचर है या बोल सकते हैं जो आकार है वो इस प्रकार होता है कि एक तो ये वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब हमें हमेशा कैसा वस्तु को छोटा प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या है? ये बाहर की तरफ मुड़ा होता है, ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है तो उससे अधिक क्षेत्र उपलब्ध कराता है, तो हमको बहुत बड़ा क्षेत्र पीछे का देखने को मिल जाता है। दूसरा, यह वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब हमें इसके प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी भी पर्दे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के अंदर ही दिख जाएगा। तो यही इसके 3 गुण हैं। तो वस्तु हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का। दूसरा, बड़ा मुड़ा बाहर की तरफ मुड़ा होने के कारण कैसा बनाता है? अधिक दृश्य क्षेत्र उपलब्ध कराता है। और तीसरा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करवाता है। ठीक है। आगे देखें, अगला प्रश्न है तीसरा, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखिए। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषता ये है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण का मतलब वो है जो हमारे घरों में उपलब्ध होता है दर्पण, उसकी बात कर रहा है। तो उस पे द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसकी 3 विशेषताएं लिखनी है। तो यदि हम अपने दर्पण के सामने जाके खड़े होते हैं तो जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है तथा बिंब की जो दूरी होती है वो दोनों ही क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। तो जो समतल दर्पण होता है ना तो वो बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है ना ही छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब दिखाता है। तीसरा है, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, मतलब जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो कैसा होता है? आभासी है, जिसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, और सीधा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, परावर्तन से आप क्या समझते हैं और परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक परत से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित कर रही है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो इसको हमने यहाँ लिखा है। दूसरा है आपतन कोण आई, जो आई कोण है सदैव परावर्तन कोण आर, आई जो है हमेशा किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। तो इसे हमने लिख रखा है कि कोण आई बराबर होगा कोण आर। तो आई का मतलब आपतन कोण और आर का मतलब परावर्तन कोण। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इसके नियम लिखिए। तो अपवर्तन को समझने से पहले इधर देखिए थे इसकी परिभाषा क्या है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे ये एक प्रकाश की किरण है जो आपतित हो रही है, कहाँ से आपतित हो रही है? वायु वाले माध्यम में से, और कहाँ जा रही है? कांच वाले माध्यम में। तो जब ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी तो इसको जाना चाहिए था सीधा, पर ये कुछ कोण से मुड़ जाती है। तो ये जो मुड़ना है, ये जो घटना है मुड़ने की, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब मुड़ती क्यों है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि प्रकाश का जो वेग है हर माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है तथा विरल माध्यम जिसमें घनत्व कम होता है उसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है। इसके भी 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दूसरा क्या नियम है इसका, जिसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। तो ये नियम कहता है कि किन्हीं 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात सदैव कैसा रहेगा? नियत रहेगा। जैसे साइन आई अपॉन साइन आर का जो अनुपात होगा वो हमेशा हमें क्या मिलेगा? नियत मिलेगा। किसके लिए? 2 माध्यम के लिए। इसे ही हम किस नियम के नाम से जाना जाता है? स्नेल का नियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, लेंस की क्षमता या शक्ति को परिभाषित कीजिए तथा इसके सूत्र के साथ मात्रक भी लिखिए। तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना या एकत्रित करने के गुण को हम क्या कहते हैं? लेंस की शक्ति कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम नोट करते हैं, P बराबर 1/f, मतलब जितनी फोकस दूरी कम होगी उतनी ही उसकी शक्ति क्या होगी? अधिक होगी। जितनी फोकस दूरी कम होगी तो फोकस पावर जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। मात्रक क्या होगा इसका? मीटर इनवर्स, या फिर हम इसको बोल देंगे डायोप्टर, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है 7वां, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के दो दो उपयोग लिखने हैं। तो अवतल दर्पण जो है कहाँ कहाँ उपयोग होता है, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप में। ठीक है, जो हेडलाइट होती है उसमें भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा, सेविंग दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला है इसमें कि उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में करते हैं तथा एटीएम के सुरक्षा उपकरणों में। जब भी हम किसी एटीएम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एटीएम पे एक गोल ऐसा कांच जैसा लगा होता है जो ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल को क्या करता है, कवर करता है, और ये निगरानी में काम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, उस दर्पण का नाम व चित्र द्वारा इस प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। तो किसी दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण भी बनाता है, पर बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण ही बनाता है। कब बनाता है, जब वस्तु को हम फोकस और उसके ध्रुव के मध्य में रख दें। तो यहाँ पे हमने एक वस्तु को रखा है जो एफ और पी के मध्य में है। इसमें से एक प्रकाश किरण जाएगी इसके ध्रुव पे। ध्रुव पे जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो बराबर होंगे, मतलब वहाँ से वो प्रकाश किरण टकरा कर इस माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण हमने सी से गुजारी, सी से जो किरण जाएगी वो सीधा जाकर वापस टकरा कर सीधा ही आ जाएगी बिना विचलित हुए पर, और यहाँ पे फैल रही है। तो ये दोनों ही किरणें यहाँ पे तो मिलेगी नहीं, पर जब हम इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो हम देखते हैं कि पीछे मिलती हुई दिखती है। तो मतलब हमको यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब मिल जाएगा, इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। दूसरा, यहाँ वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब हमको जो चाहिए था आभासी और बड़ा प्रतिबिंब वो इस परिस्थिति में आसानी से मिल रहा है। तो कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। कब मिलेगा, जब वस्तु को फोकस एफ व ध्रुव पी के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का हमें कैसा मिलता है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आंकिक प्रश्न लिए हैं हमने इसमें। पहला प्रश्न है इसमें कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकार को बताइए। तो हमको क्या क्या दे रखा है, पहले नंबर तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हम देखें तो इस प्रकार का होता है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखें तो इसके जो फोकस है और जो वस्तु की दूरी है वो दोनों ही क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। तो वस्तु की जो दूरी हमको दे रखी थी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, वो भी ऋणात्मक होगी, और इसकी जो फोकस दूरी है वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। हमको क्या निकालना है इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v का मान निकालना है। तो हमें पता है लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है, वस्तु की दूरी। तो हमको v निकालना है तो हमने 1/u को इधर भेज दिया फोकस के, तो जो इसका प्लस का निशान है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में। तो 1/f के माइनस में कौन आ गया, 1/u। अब हमारे पास जो f और u के मान है वो हम यहाँ रख देंगे। f का मान कितना है, -15, ये इसको रख दिया, और u का मान कितना है, -20, ये -20 रख दिया, और ये फॉर्मूले का जो ऊपर वाला माइनस है ये आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ हमने कर दिया इसमें प्लस हो गया। ठीक है, और ये 15 जो है माइनस में रहेगा। 15 और 20 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो हमें कितना मिलता है, 60 मिलता है। 15 के पारे में 60 कितनी बार आता है, 4 बार, तो 4 एकम 4 ऊपर लिख दिया। फिर 20 के बारे में 60 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 एकम 3, और प्लस का निशान बीच में तो प्लस लगा दिया। और 4 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, किंतु माइनस का आएगा। तो 1/v का मान कितना आया, -1/60, किंतु हमको मान किसका चाहिए, हमको तो v का चाहिए। तो v को हम ऊपर लाएंगे तो 60 को भी ऊपर लाएंगे, तो 60 ऊपर लाएंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। अब जो ये -60 सेंटीमीटर है, माइनस का मतलब हो गया कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब मिल रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब हमको उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये प्रकार जो होगा वो किस प्रकार का होगा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, तो v ऋणात्मक है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने होगा 60 सेंटीमीटर दूरी पर, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.33 है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि हवा में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश का हवा में जो वेग होता है या वायु में जो वेग होता है वो लगभग कितना होता है, 3 × 10⁸। ठीक है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, हमको दे रखा है 1.33, और अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, प्रकाश का वायु या निर्वात में वेग और प्रकाश का किसी माध्यम में वेग। तो माध्यम मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पे जल। ठीक है, तो हम इसको VW भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो म्यू का मान तो हो गया 1.33,
प्रकाश का वेग हो गया 3 × 10⁸ और v का मान हमारे पास है नहीं, vw का मान, तो हम ऐसे रख देंगे। vw को जब इधर भेजेंगे और 1.33 को नीचे भेज देंगे तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 2.56 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब प्रकाश का वेग 3 लाख मीटर पर सेकेंड से 2 लाख पॉइंट समथिंग कुछ जो है वो घट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.0 मीटर है, 00 मीटर है। तो 3.00 मीटर का मतलब 3 मीटर ही है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करनी है। तो हमको क्या क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान दे रखा है 3 मीटर, उत्तल दर्पण है इसलिए कैसा होगा, वक्रता केंद्र ये होगा प्लस का। फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, हमको पता है वक्रता केंद्र का या वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो r/2, r कितना है 3, 3 में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 1.5 मतलब 1.5। ठीक है, u कितना दे रखा है, वस्तु की दूरी कितनी है 5 मीटर है, मतलब वस्तु की दूरी हमेशा कैसे होती है, माइनस में होती है। v हमारे पास ज्ञात नहीं है तो हमको इसको क्वेश्चन मार्क के रूप में लिख दिया, और वस्तु की जो साइज है वो भी हमें पता नहीं है तो वो भी हमारे कैसे हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दर्पण सूत्र से पहले हम क्या निकाल लेंगे, v की मान, तो 1/f = 1/v + 1/u। तो हमको क्या निकालना है, 1/v, तो 1/u को हम भेज देंगे f के इधर, तो 1/f - 1/u, क्योंकि ये उधर जाएगा तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, इसका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी f और u के मान हैं हम ऊपर से रख देंगे। f का मान कितना था 1.5, वो रख दिया, माइनस 1/u, u का मान कितना था -5, तो -5 रख दिया। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमने किया कि 1/v बराबर 1/1.5 + 1/5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 1 0 पड़ जाएगा, तो ऊपर 1 0 बढ़ गया पॉइंट हटाने पे, तो कितना मिला 10/15 + 1/5। अब इसको लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो 10 और 5 और 15 का जो लघुत्तम आएगा वो 15 ही आएगा, तो यह लिख दिया हमने लघुत्तम। 15 से 15 में भाग लगाएंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10, फिर 5 से भाग लगाएंगे 15 में 3 बार, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13/15। पर ये किसका मान है, 1/v का मान है, हमें किसका चाहिए, v का, तो हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो 15/13 आ जाएगा, 15/13, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.15 मीटर। ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो प्रतिबिंब है वो कैसा मिलेगा, हमको आभासी मिलेगा। कैसा मिलेगा, आभासी है और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको आवर्धन से वस्तु का आकार भी निकालना था, तो m बराबर क्या होता है, h' प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, पर इन दोनों में से हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम ये मान यहाँ रख देंगे, -v/u भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो आवर्धन के हिसाब से हम इसके साइज निकाल देंगे। तो m बराबर कितना होगा, v का मान कितना है 1.15, ऊपर अभी हमने निकाला था, u का मान कितना है -5, वो यहाँ रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, उसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.23। ठीक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी मीटर होगा ये भी मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, एक जैसी ही राशि है दूरी के हिसाब से इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.23। तो ये धनात्मक चिन्ह हमको क्या बताता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से यहाँ पे आकार कितना मिल रहा है हमको, 1 से कम मिल रहा है, मतलब वस्तु से 0.23 गुना छोटा होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।